पढ़ लेंगे तो फोर्स में पढ़ सकते हो, फील्ड में पढ़ सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो। न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसी हेडिंग है जो कहीं दोनों जगह पढ़ सकते हो, फोर्स में भी और फील्ड में भी। फोर्स में देख लेंगे, न्यूट्रल पॉइंट अभी बता दूंगा उसमें क्या है। मैग्नेटिक फोर्स पे आते हैं भैया। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगेगा? या तो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे या करंट कैरिंग वायर पे। अब मैग्नेटिक फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। राइट हैंड स्लैप रूल हमने पढ़ा था। फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में रखना है, थंब करंट के डायरेक्शन में रखना है, और राइट हैंड से स्लैप करके आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालना होती थी, याद है? फिर उसी में हमने फोर्स से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट देखे थे, एनसीसी, एनडीए, पीडीसी और पक्का। ठीक है, याद है इनके मतलब? एनसीसी का मतलब क्या है? एनसीसी, एनडीए, पीडीसी और मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज क्रॉस फील्ड में क्लॉकवाइज घूमेगा। नेगेटिव चार्ज क्रॉस फील्ड में, नेगेटिव चार्ज डॉट फील्ड में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। पॉजिटिव चार्ज डॉट फील्ड में क्लॉकवाइज घूमेगा। पॉजिटिव चार्ज क्रॉस फील्ड में, एक याद रख लोगे एनसीसी तो सारे रेडी हो जाएंगे उससे। नेगेटिव चार्ज क्रॉस फील्ड में क्लॉकवाइज घूमता है। यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब फोर्स की डायरेक्शन से रिलेटेड पूरा पोर्शन अपना खत्म हो गया। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो लिखिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इस वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखा। अब एक वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ रहेगा तो उस पर क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। वो फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि वायर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सिलेक्ट करना। पहले ये वायर का इनिशियल पॉइंट है और वो कैसे डिसाइड किया? करंट से। करंट उधर से आ रही होती है तो वो इनिशियल हो जाता, और ये इसको कौन सा पॉइंट बोल रहा हूं मैं? इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और ये कौन सा पॉइंट हो गया अपना? फाइनल। तो ये वायर का लेंथ कुछ भी हो, आपको इनिशियल से लेके फाइनल के बीच का एक इफेक्टिव लेंथ लेना होता है, एल इफेक्टिव, जो एक वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी? इनिशियल टू। थोड़ा थोड़ा ये डिस्प्लेसमेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट होता है ना, आप कहां से चले और कहां पहुंचे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको क्या बोल देते हैं अपन? तो ये बिल्कुल वैसा ही है। करंट यहां से निकला, ऐसे घूम के करंट यहां पहुंचा, लेकिन हमें इस वायर के लेंथ से मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है? ये एल इफेक्टिव का वैल्यू कितना है। एल इफेक्टिव मतलब वायर के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका एरो हम कैसे बनाएंगे बताओ? फ्रॉम इनिशियल टू, और वायर के इनिशियल और फाइनल कौन डिसाइड करेगा? करंट। करंट अगर इधर से इधर आ रहा होता तो ये इनिशियल हो जाता और वो फाइनल हो जाता। इस वायर पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है आई एल क्रॉस बी। क्या होता है? आई एल क्रॉस बी। आई क्या है? करंट। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। एल क्या है? इफेक्टिव लेंथ, है ना? चाहो तो आप एल इफेक्टिव क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। अब मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात अगर हम करें तो एल क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या बनता है? ए बी साइन थीटा। तो एल क्रॉस बी क्या बनेगा? एल बी साइन थीटा। एल बी साइन थीटा में आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रिजल्ट रेडी होता है बिल साइन थीटा। क्या बनेगा? तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है बताइए? बिल साइन थीटा। थीटा किसके किसके बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन, हाँ छापिए।
हो गए? बिल साइन थीटा, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसके अंदर एक सेमी सर्कुलर रिंग रखा हुआ है, आधा सर्कल, जिसका रेडियस कितना है आर, और इस रिंग में करंट फ्लो हो रहा है कितना आई। तो बताओ इस पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? बताते हुए चलिए जल्दी फटाफट। हम्म, बताओ कितना आएगा मैग्नेटिक फोर्स बी आई। इफेक्टिव लेंथ का काम कौन करेगा भाई? इफेक्टिव लेंथ इसका डायमीटर बन जाएगा 2r, और साइन, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ भी इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो दोनों में एंगल कितना हो गया? सब कुछ ठीक था, बट ये साइन जीरो होने के चक्कर में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आ गई यहां पे? यहां पे इफेक्टिव लेंथ अभी भी वही होगी, कौन? 2r, लेकिन इस बार थीटा कितना बनेगा? इफेक्टिव लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री, तो साइन 91 बनेगा। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाएगा? 2 रिब। आरबीआई भी लिख सकते हो। हम्म, लिखते चलिए जल्दी फटाफट थोड़ा सा। बढ़े आगे। थोड़ा जल्दी बनाओ यार तुम लोग।
बोलिए पहले वाले का आंसर, जीरो आने का रीजन। हाँ जी, थीटा जीरो। इफेक्टिव लेंथ क्या बनेगी? ये 3 है, 5 है, आप सब लोग जानते हैं। ये कितना आएगा? ये 4 मीटर आना है, ठीक है। बट ये थीटा जीरो होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स का आंसर क्या आएगा? पक्का? दूसरे का आंसर। इफेक्टिव लेंथ कितनी आएगी? इफेक्टिव लेंथ भाई, इफेक्टिव लेंथ ये बनेगी कितने मीटर? 3 मीटर। तो और थीटा कितना बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फोर्स बिल साइन थीटा, बिल कितना? 4, आई कितना? 2, लेंथ कितना? 3, साइन 90 डिग्री। भाई थीटा 90 है ना, साइन 91, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 न्यूटन। किसी को कोई कंफ्यूजन इसका? ये इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ 5, एंगल 45 थोड़ी ना होता है, 143 डिग्री। सही सोचा। 37 53 बनते हैं 3 4 5 में एंगल, 45 45 नहीं बनते। हाँ जी, फोर्स फोर्स है, न्यूटन में आएगा ना। मैग्नेटिक फोर्स है, फील्ड नहीं है। फील्ड होती तो टेस्ला होती, टेस्ला तो दिया है। बोलिए भैया। 24 आया। इफेक्टिव लेंथ कितनी आई? 5। एंगल कितना आया? 53। तो ये वाला एंगल है, नहीं ये 37 है। ये कितना है? 37। तो 180 माइनस 37 करोगे तो इफेक्टिव लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल आएगा 143 डिग्री। और साइन 143 डिग्री का वैल्यू रखना पड़ेगा, उसको 90 प्लस 53 लिखेंगे तो cos 53 बनेगा। और cos 53 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5 रखना पड़ेगी, ठीक है। उतना सब कुछ नहीं करना था। देखिए वैसे सही किया है, ऐसा कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम वैसे नहीं सोचेंगे। कैसे? इफेक्टिव लेंथ से नहीं करने जा रहा हूं मैं। फिर कैसे करने जा रहे हैं? भैया वायर है, वायर में 2 वायर है। अरे भैया ये जो आपको दिखाई दे रहा है एल शेप है ना, इसमें 2 वायर है, एक 3 मीटर और एक 4 मीटर पे लगने वाला फोर्स 0 है। 4 मीटर पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 4 मीटर फील्ड के पैरेलल रखा हुआ, और पैरेलल रखा हुआ मतलब थीटा 0 है। तो 4 मीटर पे तो फोर्स लगने से रहा नहीं, तो जो भी फोर्स लगेगा वो किस पे लगेगा? तो अकेले 3 मीटर का निकाल दो, काम खत्म। एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो बताओ फोर्स F इज इक्वल टू बी कितना? ये निकाला ही है 3 का भी थोड़ी देर पहले। बिल साइन थीटा, थीटा 90 रखो, करंट 2 एम्पियर, ठीक है। और सारी वैल्यू एज इट इज। बी का वैल्यू कितना है? 4, करंट 2, लेंथ 3, साइन 90 डिग्री। एक वायर पे जो आया वही आया, कितना आया? 24 न्यूटन। अरे कितना आया? तो इसका आंसर कितना आएगा? 24 न्यूटन। तुमने जो किया उससे भी आंसर सही आया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन देखो होता क्या है ना, आपको दोनों तरीके याद होना चाहिए। अब जैसे यहां पे मैं इस तरीके से नहीं चल सकता यहां पे। क्यों? क्वेश्चन नंबर 2 में 4 मीटर पे लगने वाला फोर्स 0 है। मैं अगर ऐसे सोच लो कि यार एक पे नहीं लग रहा दूसरे पे लग रहा है, तो दूसरे का निकालो। अब दूसरे का निकालने जाओ तो दूसरा ऐसे रखा हुआ है। एंगल सोचो, उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन मैंने क्या सोच लिया? इफेक्टिव लेंथ। और यहां इफेक्टिव में समस्या आ रही थी तो मैं दूसरे तरीके पे शिफ्ट हो गया कि एक का तो 0 है, दूसरे का निकाल लो, वही आंसर है। वैसे भी इन दोनों पे इक्वल फोर्स लगना ही है। क्यों लगना है? कि मान लो ये कंप्लीट ट्राइंगल बन जाता तो 0 हो जाता, इफेक्टिव लेंथ 0 हो जाती। कंप्लीट ट्राइंगल में इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी? 0। ना कोई इनिशियल पॉइंट ना कोई फाइनल पॉइंट। इफेक्टिव लेंथ 0 हो जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। फोर्स कब 0 आ सकता है? या तो लगे ही नहीं किसी भी साइड पे, या फिर लगे तो ऐसा लगे इक्वलेंट
ऑपोजिट। तो इफेक्टिव 0 इसलिए आता है क्योंकि ये जो 4 मीटर वाला साइड है इस पे तो फोर्स लगता नहीं है, और इन दोनों पे 24 लगता है। एक पे 24 इनवर्ड लगेगा, एक पे 24 आउटवर्ड, नेट आंसर 0 आएगा। नेट आंसर क्या आएगा? तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि इसका आंसर क्या आएगा, 24 न्यूटन। वही आएगा जो 3 मीटर वाले का फोर्स है। आया कि नहीं आया? लिख लिए? लिख लीजिए आंसर, लिख लीजिए जल्दी फटाफट। 0 न्यूटन, 24 न्यूटन, 24 न्यूटन। तो हर बार इफेक्टिव लेंथ सोचना सही नहीं रहता है, कभी कभी सेगमेंट्स में भी हम चीजें सोच सकते हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। इस फील्ड में एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। बताओ इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा? 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि इसकी इफेक्टिव लेंथ नहीं है, मतलब 0 है ना। अच्छा 0 क्यों आ रहा है फोर्स, अब उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि 0 आने के पीछे का रीजन क्या है, क्यों 0 आ रहा है फोर्स। देखिए भैया, ये वाली ब्रांच पे तो ऑलरेडी फोर्स 0 ही है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखी हुई है। इस पे भी ऑलरेडी मैग्नेटिक फोर्स क्या है? 0। इस पे लगेगा कितना लगेगा? अरे बिल साइन थीटा, थीटा 90 है तो बिल, और इसका लेंथ अपन ए मान के चले तो इस पे फोर्स लगेगा कितना? बी आई, चलो एल ही मान लो लेंथ, तो बी आई एल। ठीक है, किधर लगेगा? फोर्स के डायरेक्शन के लिए क्या बता था? फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में। फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब नीचे आना चाहिए। कहां लग रहा चाटा? बाहर। तो इस पे एक फोर्स लगा, किधर लगा? बाहर की तरफ, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब डॉट, और फोर्स की वैल्यू कितनी है? बी आई एल न्यूटन। बोलो हाँ या ना। इस पे भी तो फोर्स लगेगा ये वाली साइड पे, क्योंकि ये भी 90 डिग्री पे। इसमें फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में। ऐसा अरेंजमेंट है, स्लैप करेंगे तो किधर लगेगा? इनवर्ड। इस पे भी फोर्स लगा कैसा? क्रॉस। कितना लगा? वही बिल। तो एक फोर्स डॉट है, एक फोर्स क्रॉस है, नेट आंसर 0। दो पे लग नहीं रहा है, और जिन दो ब्रांच पे लग रहा है उन दोनों पे इक्विवेलेंट अपोजिट लग रहा है, नेट आंसर क्या आ रहा है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? क्लियर है क्या? तो देखिए होता है क्या, 0 या तो ऐसे सोचो कि इस पे नहीं लग रहा है, इस पे नहीं लग रहा है, इस पे डॉट लग रहा है, इस पे क्रॉस लग रहा है, नेट आंसर 0 आएगा। या डायरेक्ट सोच लो कि इफेक्टिव लेंथ 0, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा लिख देंगे ए बी सी डी। ठीक है, क्या लिख देंगे? लाइक जैसे मान लो कॉर्नर्स के नाम लिख दिए यहाँ पे, ए बी सी डी। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ब्रांच ए डी। ठीक है, मतलब किस पे पूछ लिया? ओनली ए और एडी वाला जो ब्रांच है उस पे पूछ लिया, उस वो साइड पे पूछा तो फिर क्या बोलोगे? बी आई एल इनवर्ड, और सीबी पे बी आई एल आउटवर्ड। ठीक है, ए बी पे 0। ठीक है, सी डी पे 0। छापिए। नेट पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है नेट में। तो अच्छा, ये लूप जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो दिख रही है आपको, उसमें ये जो स्क्वायर लूप रखा है, ये क्या लगता है आपको? रखा रहेगा एज इट इज या घूम जाएगा? भाई स्क्वायर लूप इस तरीके से रखा हुआ आपके सामने, ठीक है, उसकी एक ब्रांच पे इधर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है और दूसरी ब्रांच पे अंदर की तरफ, तो ऐसे घूम जाएगा ना। ठीक, क्या होगा? रोटेट हो जाएगा। तो ये रोटेट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। इस पे टॉर्क लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा। क्या लग रहा है? टॉर्क।
हो गया अभी? बढ़े आगे। नेट फोर्स 0 है, बट ऐसा नहीं कि फोर्स लग नहीं रहा, फोर्स लग रहे हैं। कर लोगे मैग्नेटिक फोर्स वायर पे आया अब तो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कभी कभी आपको इफेक्टिव लेंथ वाले तरीके से चलना पड़ेगा, कभी कभी ज्यादा इजी अप्रोच वो रहता है कि जितने सेगमेंट्स हैं उन पे सब पे अगर आप फोर्स सोच पाए तो ज्यादा कहानी आसान हो जाती है, कभी कभी डिपेंड करता है। ये एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ये भी एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है। दोनों करंट कैसे हैं? क्लॉकवाइज। दोनों करंट कैसे हैं? इधर ये लाइन के इधर वाला जो रीजन है पूरा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, और इधर जो रीजन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है कैसी? डॉट। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और डॉट। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कॉइल पे वो किस नेचर का होगा, मतलब कॉइल को एक्सपांड करेगा कि कंप्रेस करे, कंप्रेसिव फोर्स होगा, ठीक है, या स्ट्रेच करेगा। तो कुछ नहीं करना होता है, दो तीन सेगमेंट ले लो, जैसे यहां पे करंट ये आई है तो यहां पे करंट ये ऐसे होगा, यहां पे करंट ऐसे होगा, यहां पे करंट, 4 पॉइंट ये ले लो आप तो बस। फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में। यहां ऊपर करंट इधर है और फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहां लगेगा? तो यहां मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, बोलो है ना? इधर, यहां फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में। ठीक है, स्लैप करेंगे तो किधर? कैसा फोर्स लगेगा यहां पे? हाँ, मान लो ये कॉइल मतलब पूरा कंप्लीट एक सर्कल नहीं भी हो तो भी एक्सपांड होकर क्या बन जाएगी? ऑटोमेटिकली सर्कल बन जाएगी। यहां फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में, तो यहां ये वाली जगह पे मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहा है, हाँ है ना? इधर यहां सोचो, यहां पे इधर आएगा जब आप निकाल के लाओगे तो, यहां इधर आएगा, यहां इधर आएगा, ठीक है, तो किस नेचर का फोर्स हो जाएगा? कंप्रेसिव। अब होता क्या है कि कल को करंट एंटी क्लॉकवाइज की जा सकती है, ठीक है, तो आप रट नहीं सकते, आपको प्रॉपर सोचना है। फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में, फोर्स अंदर लग रहा है कि बाहर लग रहा है, उससे पता चलेगा कि कॉइल एक्सपांड होगी कि कंप्रेस होगी। ठीक है, आप रट नहीं सकते, छापिए। अच्छा, नेट फोर्स कितना है दोनों पे? नेट तो 0 है, क्यों? क्योंकि इफेक्टिव लेंथ 0 है। हो गया भैया?
अच्छा, अभी जो भी वायर हम रख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड पहले से है और हम उसके अंदर क्या रख रहे हैं, करंट कैरिंग वायर। एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं हम बी, उसमें वायर रख रहे हैं, ट्राइंगल रखा हमने, स्क्वायर रखा, सर्कल देख रहे हैं अपन, ठीक है, बहुत सारी चीजें। अब जो केस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसमें फील्ड पहले से नहीं होगी, मतलब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगी, दो वायर रखेंगे हम उसमें। दो वायर रखेंगे तो क्या होगा, एक वायर फील्ड प्रोड्यूस करके दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दूसरा वायर फील्ड प्रोड्यूस करके पहले पे फोर्स लगाएगा, मतलब फील्ड भी उन्हीं को प्रोड्यूस करना है और फोर्स भी उन्हीं को लगाना है। तो हेडिंग लिखिए, क्या हेडिंग लिखोगे, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, या पैरेलल नहीं, ऐसे ही लिख लो अब तो, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। जरूरी नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब पैरेलली अरेंज्ड होंगे, ये परपेंडिकुलर अरेंजमेंट भी आया हुआ एग्जाम में, समझेंगे उसको भी। ये दो अरेंजमेंट्स हैं। अब क्या होगा, देखिए, इस वायर की फील्ड इस वायर पे फोर्स लगाएगी और ये वायर का जो फील्ड होगा वो इस पे फोर्स लगाएगा। ये जो वायर है I1, इसकी वजह से जहां पे ये वायर रखा हुआ है, कौन सा वायर, I2, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो फील्ड कैसा होगा, B1। मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखेंगे हम, B1। वायर 1 की वजह से जहां पे 2 रखा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा आपके हिसाब से, क्रॉस या डॉट। भाई इस वायर के लेफ्ट में रखा है कि राइट में रखा है, राइट में रखा है, और राइट ऑफ करंट कैसा फील्ड होता है, तो यहां पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसका, वायर 1 का, और वायर 2 का खुद का एक्सिस पे 0 होता है। एक्सिस पे क्या होता है, वायर 2 की वजह से वहां पे फील्ड होगा, कहां पे, जहां वायर 1 रखा हुआ है, तो 1 पे बताओ यहां कितना फील्ड होगा वायर 2 की वजह से, B2 डॉट। किसी को कोई कंफ्यूजन यहां पे, इधर बताओ, यहां पे ये वही क्रॉस कितना B1, इसकी वजह से यहां पे डॉट नहीं क्रॉस, इस बार राइट में है क्योंकि, हाँ है ना, तो यहां पे भी फील्ड कैसी हो गई, क्रॉस B2। क्लियर है क्या, ये मैंने फील्ड बना दी, इस वायर की वजह से यहां पे ये फील्ड है, इस वायर की वजह से वहां पे वो फील्ड है, दोनों की फील्ड, ठीक है। अब यहां आते हैं, इस वायर पे किधर फोर्स लग रहा होगा I1 पे, फील्ड किधर है, डॉट, करंट किधर है, ऊपर, फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में स्लैप करेंगे तो किधर लगेगा, इधर, तो इस पे इधर लग रहा होगा कौन सा फोर्स बताओ, मैग्नेटिक फोर्स, और इस पे फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में स्लैप करेंगे तो, अगली बार के लिए इतने तामझाम नहीं करना है, याद रखना सीधे कि सेम डायरेक्शन में करंट हो तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, सेम डायरेक्शन में करंट हो तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। इधर फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में स्लैप करेंगे तो इधर लगेगा कौन सा फोर्स, और इस पे फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में स्लैप करेंगे तो इधर लग जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट अगर हो तो मैग्नेटिक रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टेट से उल्टा है ये, वहां पे सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है, यहां सेम करंट के बीच में अट्रैक्शन होता है, वहां ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यहां पे ऑपोजिट करंट में रिपल्सन देखने को मिलेगा। छापिए,
हो गया अभी। सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्शन। हो गया। भाई नहीं दिखता तो थोड़ा आगे बैठा करना, यहाँ बेंच खाली रखी हुई है। दिखता नहीं, ऐसे कर करके देखते हैं पीछे से, पर यहाँ नहीं बैठेंगे। और टिकना पसंद है ना अभी से, बुढ़ापा आ गया। हाँ जी, अब बात करते हैं कि फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, कोई सा भी फोर्स, मान लो जैसे ये एक वायर है जिसमें करंट कितना है I1, और ये एक और वायर है जिसमें करंट कितना है I2, और इन दोनों वायर के बीच में जो डिस्टेंस है D नहीं लिखते हैं अपन, इसको R लिख लेते हैं आज। ठीक है, तो वही कहानी है, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा कितना F2, इस वायर पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा F1। ठीक है, इसके राइट में यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगी कौन सी B1, इसके लेफ्ट में यहाँ डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगी कौन सी B2 ने I1 पे लगाया F1, B2 ने I1 पे लगाया, वायर का करंट है I1, फोर्स उस पे लग रहा है F1, लेकिन लगा रहा है 2 का फील्ड। फील्ड किसका है, फोर्स किस पे लग रहा है 1 पे, और इधर फील्ड 1 का है और फोर्स किस पे लग रहा है 2 पे। इसकी फील्ड उस पे फोर्स लगाएगी, इसकी फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी। सेम इलेक्ट्रोस्टेट में भी होता था, Q1 Q2 दो चार्ज होते हैं, तो Q1 का फील्ड Q2 पे फोर्स लगाता है, Q2 का फील्ड Q1 पे फोर्स लगाता है, और उनके बीच में फोर्स लगता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहां हम आते हैं फोर्स के रिजल्ट पे। चलो F1 कैसे लिखेंगे, F1 1 पे लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला बिल साइन थीटा, थीटा तो 90 डिग्री हो रहा है यहाँ पे। थीटा 90 क्यों हो रहा है, क्योंकि वायर रखे हुए हैं बोर्ड के प्लेन में और फील्ड है डॉट या क्रॉस, तो एंगल 90 डिग्री बनना ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। एक बोर्ड के प्लेन में, एक बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो थीटा तो 90, बिल साइन थीटा में साइन 91 हो गया। अब कुछ नहीं सोचना, क्या सोचना है बिल, तो बताओ क्या सोचेंगे B2 I1 L1, बिल में सब 1 के रखना है, फील्ड किसकी 2 की। 1 पे फोर्स कौन लगाएगा B2। हमारे लिए यहां पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता क्या है, फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ हम निकाल के रखेंगे। क्या निकाल के रखेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ताकि जितने लेंथ का पूछे उससे मल्टीप्लाई करके हम आंसर बोल सके। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि वायर 2 पे लगने के 10 सेंटीमीटर के सेगमेंट पे फोर्स बताओ। अब आपको 10 सेंटीमीटर लेंथ पे फोर्स बताना है, तो आपके पास पर यूनिट लेंथ का रिजल्ट होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली लेंथ से क्या करना है मल्टीप्लाई, जितनी लेंथ का पूछा। तो ये L1 को इधर लेके आ जाओ, तो बताओ क्या बन गया, ये F1 बाई L1, ये हो गया, क्या हो गया, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ B2 I1। ठीक है, तो बताओ F1 बाई L1 इज इक्वल टू B2 बोले तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी, ये I2 की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट क्या होगा। एक लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है C2, अरे कितनी होती है, बोलो पूरा रिजल्ट बोलो क्या आएगा, म्यू नॉट बाय I कौन सा I2 लिखना पड़ेगा, I2 बाय R इंटू 2, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R इंटू 2। भाई I2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फील्ड किसका है 2 का, मल्टीप्लाई बाय ये I1 फोर्स के रिजल्ट में। तो बताओ फाइनली फोर्स पर यूनिट लेंथ का रिजल्ट क्या रेडी हो गया, F1 बाय L1 इज इक्वल टू, बोलो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाई, और ऐसे ही आप उस पे भी निकालोगे ना, किस पे 2 पे। ठीक है, तो F2 बाई L2 में कुछ नहीं होगा, फील्ड 1 की आएगी। ठीक है, फोर्स 2 पे निकाल रहे हैं तो I2 पहले से आएगा,
I1 फिर फील्ड में आ जाएगा और रिजल्ट वापस से सेम ही बनना है, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, वापस रिजल्ट ये आएगा, क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 2I1I2 बाई आर। वायर 2 पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ भी यही होगा, ठीक है। कितना लगेगा ये बता दिया, किधर लगेगा ये भी बता दिया। सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ऑपोजिट करंट हुआ तो मैग्नेटिक रिपल्शन। छापिए। अभी क्या स्टार्ट हुआ तुम्हारा बायो में? बायो में चैप्टर कौन सा स्टार्ट हुआ? कहां तक हो गया? हाँ, फिर भी कितना पढ़ा अभी? स्टार्टिंग का 1.5-2 पेज। और केमिस्ट्री में क्या चल रहा है? बहुत सिंपल हो तुम। रेडॉक्स सिंपल नहीं है? फिजिकल तुम्हारा 11th का होने वाला होगा ऑलमोस्ट, आखिरी चैप्टर है। इनऑर्गेनिक भी पढ़ ही लिया तुमने। पीरियोडिसिटी पढ़ लिया ना इनऑर्गेनिक में। बायो में संडे के दिन क्या आएगा सर? जो पढ़ा दिया सब आएगा। मतलब कुछ भी आएगा। अब आपको सिलेबस प्रिपेयर करके ही चलना है। अब कब तक टॉपिक पूछोगे? और 2-2 टेस्ट ऑलरेडी इधर टॉपिक टेस्ट में दे रहे हो, संडे भी हो गया, कब तक चैप्टर पूछोगे? याद होना चाहिए अब तो। आज भी अगर बायोमोलिक्यूल नहीं बनता है या कोई दिक्कत है तो फिर वो तो दिक्कत ही है। एनाट मॉर्फो सब क्लियर होना चाहिए। और क्या, जो जो होते जा रहे हैं वो खत्म ही करना है आपको। और क्या, संडे बायो में जो पढ़ा दिया गया उसमें से कुछ भी आएगा। और पढ़ा दिया गया कंटेंट क्या क्या है? सेल वाला पूरा यूनिट है, मॉर्फो एनाट भी है, क्लासिफिकेशन वाले यूनिट में प्लांट किंगडम तक है, ठीक है। हाँ, बायोमोलिक्यूल तो सेल वाला यूनिट हो ही गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, और मेंडेलियन जेनेटिक जहां तक हो जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है इस सिलेबस को कैसे बांध के रखना है। बढ़े अभी आगे क्या? ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया, दोनों वायर पे लगना। लिख लिया था कि नहीं लिखा था? थोड़ा जल्दी लिखो। देखिए, इस पे क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। कैपिटल आई करंट यहां फ्लो हो रहा है, और यहां पे एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है जिसमें स्मॉल आई करंट फ्लो हो रही है। वायर के साइड में क्या रख दिया? एक लूप। क्या लगता है लूप किधर मूव करेगा? क्या पूछा जाता है?
मूवमेंट का डायरेक्शन पूछा जाता है लूप का, टुवर्ड्स वायर, अवे फ्रॉम वायर, अपवर्ड, डाउनवर्ड, किधर जाएगा ये? देखिए भैया, आपको एक एक चीजें सोचना पड़ेंगी। ये लूप की ये वाली जो साइड है, ये और ये हमारा जो लॉन्ग वायर है, इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में करंट हो तो मैग्नेटिक, मतलब ये वायर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा किस फोर्स से? F1 से। ठीक है, इसमें और इसमें ऑपोजिट करंट है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो F2 रिपल्शन है ना। और इस वायर की वजह से यहाँ पे राइट, भाई लॉन्ग वायर के राइट साइड पे है ना ये, तो यहाँ पूरे रीजन में क्रॉस फील्ड है, तो फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में स्लैप करेंगे, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा कौन सा? F3, और इधर नीचे की तरफ भी एक फोर्स लग रहा होगा कौन सा? तो इस लूप पे 4 फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से? F1, F2, F3 और F4। इस साइड पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी मानी मैंने? F3। और ये वाली साइड पे कितना माना मैंने? F4। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला साइड वायर के ज्यादा पास में या नीचे वाला साइड? दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस पे, और अगर डिस्टेंस बराबर है मतलब फील्ड सेम होगी, फील्ड सेम होगी मतलब फोर्स भी सेम ही लग रहा होगा। तो एक चीज तो फिक्स है कि जो F3 है वो F4 को बैलेंस कर जाएगा, F3 F4 को बैलेंस कर जाएगा, तो वायर ना तो ऊपर जाएगा ना वायर नीचे जाएगा। अब कंपैरिजन करना है F1 और F2 में, F1 और F2 में ज्यादा फोर्स कौन सा होगा? F1। क्यों? क्योंकि वो पास में है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो फील्ड ज्यादा होगी, वहां पे फील्ड ज्यादा होगी तो उस पर फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो F1 इज ग्रेटर देन F2, तो बताओ लूप विल मूव टुवर्ड्स वायर। ये थ्योरी में पूछे जाते हैं कि किधर मूव करेगा, तो ये टुवर्ड्स वायर मूव करेगा, वायर की तरफ जाएगा। छापिए। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या टिक करके आओगे किधर मूवमेंट हो रही है? ठीक है, डिपेंड करता करंट। अगर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज होता गलती से तो अवे फ्रॉम वायर जाता है, फिर रिपल्सन ज्यादा हो जाता है अट्रैक्शन से, क्योंकि पास में जो साइड होती है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो पास वाली साइड है उससे देखना है, वो अट्रैक्ट हो रही तो वायर की तरफ आएगा, वो रिपेल हो रही तो। हाँ जी, ए है वो तो। क्या? तो फिर इक्वल। बढ़े आगे। छाप लिया था ना? नहीं छापा? जल्दी लिखो थोड़ा सा। लिखते बहुत धीमा हो तुम लोग यार। बस लिख लिया होगा अब तो। अगला क्वेश्चन। अरे अरे, एक बार में वायर सीधा बनता ही नहीं आज का। एक वायर है जिसमें कैपिटल आई करंट फ्लो हो रहा है, एक और वायर यहां रखा हुआ है जिसमें स्मॉल आई करंट फ्लो हो रहा है। बताओ इस वायर के बारे में क्या लगता है आपको? ये वायर कैसे क्या मूव कर रहा होगा? पहले तो यहां क्रॉस फील्ड है, इस पूरे रीजन में कैसे फील्ड है? क्रॉस फील्ड है। अरे बताओ हाँ या ना?
क्यों क्रॉस फील्ड है? क्योंकि वायर के राइट में कैसी फील्ड होगी? क्रॉस क्रॉस फील्ड है पूरे रीजन में। तो फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में फोर्स कहां लगेगा? वायर के हर एक सेगमेंट पे बराबर फोर्स लगेगा। क्यों? एक डिस्टेंस चेंज हो रही है। जो वायर का एकदम पास वाला हिस्सा होगा, पास वाला हिस्सा मतलब ये, यहां जो अमाउंट लगेगा फोर्स का, लाइक जैसे ये F1 मान लू मैं यहां पे इतने सेगमेंट पे ना, ये एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया मैंने, और यहां भी उतना ही सेगमेंट लू मैं, तो इस पे फोर्स कितना मान लिया मैंने? F2। आपके हिसाब से F1 ज्यादा कि F2 ज्यादा? पक्का श्योर? ठीक है, F1 का वैल्यू F2 से, दोनों में से ऊपर कौन सा लग रहा है? दोनों ऊपर लग रहे भाई, दो फोर्स हैं, दोनों ऊपर लग रहे हैं, दोनों ऊपर लग रहे हैं मतलब वायर पे हर जगह एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किधर? अपवर्ड। तो वायर को ऊपर तो जाना है। वायर को क्यों ऊपर जाना है? क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहे हैं, हाँ है ना? ऐसा मान के चलो एक बहुत ही बड़ा पिलर जो है यहां रखा हुआ है, उसमें बहुत सारी रस्सियां बांध दी जाए, ठीक है, 4-5 रस्सियां बांध दी जाए, और हम उन रस्सियों को ऐसे ऊपर उठा रहे हैं, सब जितने लोग खड़े हैं सब फोर्स कहां लगा रहे हैं? ऊपर। तो वो ऊपर तो आएगा, लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि इधर वाला जो व्यक्ति है वो ज्यादा ताकतवर है, तो वो ज्यादा फोर्स से उठा रहा है, और उधर वाला व्यक्ति कम ताकतवर है, धीमे फोर्स से उठा रहा है, तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, हाँ है ना? तो ये फोर्स ज्यादा होने के चक्कर में ये ऐसे रोटेट हो जाएगा ना। थोड़ी देर बाद इस वायर को अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसी कंडीशन में दिखेगा ही आपको, हाँ है ना? कैसा रोटेशन हुआ एक्चुअल में? अभी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ क्या? क्यों? क्योंकि ये F1 ज्यादा है और F2 कम है। F1 ज्यादा तो वायर इधर से ऊपर निकल जाएगा, तो ऐसे रोटेट हो जाएगा ना ये। तो क्या बोलोगे? वायर मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ क्लॉकवाइज रोटेशन। ये पूछे जाते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहती, समझना पड़ेगा। वायर किधर मूव कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ में। छापिए। हो गया? अब ये आप रट नहीं सकते, ये जैसे लाइक अब इसमें क्या करंट वगैरह डिसाइड करती है, ये करंट अगर इधर होता, ठीक है, तो फिर फोर्स नीचे लगता, फिर फोर्स नीचे लगता तो वो ऐसे घूमता, ऐसे घूमता तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। ये सोचना ही पड़ेगा जैसे भी सोचा है। उस टाइम पता नहीं कैसा वायर किस तरीके से करंट दिया रहे दोनों में, तो वहीं डिसाइड करना होता है क्वेश्चन पढ़ते टाइम। बट तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको कि कौन सा फोर्स ज्यादा है, क्या है। बढ़े आगे भी। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए न्यूट्रल पॉइंट ऑफ टू वायर। न्यूट्रल पॉइंट ऑफ टू वायर। ये ले भाई तेरा न्यूट्रल पॉइंट हेडिंग आ गया ना। न्यूट्रल पॉइंट मतलब पैरेलल वायर पढ़ रहे हैं तो इनका न्यूट्रल पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। न्यूट्रल पॉइंट वो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0। दो वायर हैं I1 और I2, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? D। न्यूट्रल पॉइंट वो जगह होगी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा? 0। यहां आ सकता है क्या?
I1 के लेफ्ट में है ये जगह, और I2 के भी लेफ्ट में। और क्या बताता है LCD, लेफ्ट ऑफ करंट, डॉट फील्ड। तो वायर 1 की वजह से यहां पे डॉट फील्ड आएगी B1, और वायर 2 की वजह से भी डॉट फील्ड आएगी B2। और डॉट तो कभी कैंसिल तो नहीं हो सकते भाई, डॉट डॉट को कैसे कैंसिल कर सकता है? जुड़ जाएंगी वो तो, और जुड़ जाएंगी तो कभी जीरो आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। यहां दोनों के राइट में, और दोनों के राइट में तो यहां B1 कैसा आएगा क्रॉस, और B2 भी कैसा आएगा, जीरो आ सकता है क्या? इधर यहां बन जाएगी बात, एक का राइट है, एक का राइट साइड पे करंट कैसा होता है क्रॉस, और लेफ्ट में कैसा होता है? तो एक करंट, एक फील्ड सॉरी क्रॉस है, और एक फील्ड क्या है डॉट है। तो हो सकता है क्रॉस और डॉट दोनों अगर इक्वल हो जाए तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो। और क्रॉस और डॉट दोनों इक्वल हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है। कहां पे इक्वल होंगी? छोटू के पास। इन दोनों में से जो भी छोटा करंट होगा, और मान लो दोनों इक्वल हुए तो मिड पॉइंट में। यहां पे तो दोनों इक्वल हुए तो एकदम कहां जाएगा? बीचों बीच। चलो I1 से अपन डिस्टेंस मान लेते हैं कितना R1, और I2 से डिस्टेंस मान लेते हैं कितना R2। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो लाना है, तो जीरो लाने की कंडीशन क्या है भाई? जीरो लाने के लिए दोनों फील्ड इक्वल होना चाहिए भाई। जीरो कब आएगी? एक डॉट एक क्रॉस है, ऑपोजिट तो हो गई, लेकिन केवल ऑपोजिट हो जाने से जीरो आ जाएगा क्या? ऑपोजिट के साथ साथ इक्वल होना भी तो जरूरी है। तो दोनों का फील्ड इक्वल होना चाहिए। बताओ 1 की वजह से फील्ड कितनी आएगी? बोलिए। म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 बाई R1 इंटू 2 C2। लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड का ये रिजल्ट है, ठीक है। और ये वाले वायर की वजह से बताओ क्या लिखोगे? म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 बाई R2 इंटू 2। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? हाँ या ना? R1 उधर भेज दो, I2 इधर ले आओ। तो बताओ R1 बाई R2 इज इक्वल टू I1 बाई, वहां पे क्या था इलेक्ट्रोस्टेट में? रूट Q1 बाई रूट Q2। वहां रूट था, क्यों? क्योंकि वहां पे फील्ड होती है स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर होता है। यहां पे R ओनली R है, और R1 प्लस R2 जो है वो क्या है? D है। अरे R1 प्लस R2 क्या है? दोनों जुड़ के तो D हो गया ना। अब आप समझदार हैं, आगे क्या करना है? RDM लगा के न्यूट्रल पॉइंट निकालना है। छापिए। हो गया। ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट हुआ तो ये छाप लिया कि नहीं छापा? थोड़ा जल्दी लिखो यार तुम लोग। ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट हुआ तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? हाँ जी, लाइक ये I1 हो गया, और ये करंट I2 नीचे हो गया। तो अब मिड में तो नहीं मिल सकता, क्यों?
क्योंकि दोनों का राइट है और दोनों का राइट तो फील्ड क्रॉस है, तो जीरो आ नहीं सकता, या तो इधर मिलेगा या इधर मिलेगा। अब वो डिपेंड करेगा छोटू कौन है, तो हम हमेशा मान लेते हैं I1 इज लेस देन I2, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? छोटू के पास। याद है नो छोटू, एक से डिस्टेंस R1 हो गया, दूसरे से क्या हो गया? R2 माइनस R1 की वैल्यू कितनी हो गई? D, और R2 बाई R1 आप समझदार हैं, I2 बाई I1 डायरेक्ट रेशियो भैया, 2/1 2/1 ही लेना है, 1/2 नहीं करना है। ठीक है, वापिस से क्या करना है? RDM, इस बार माइनस वाला RDM छापे। नो छोटू, हो गया क्या? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। हमने मैग्नेटिक फोर्स अभी किस पे देखा? वायर पे। एक वायर पे कितना फोर्स लगता है, अब हम किस में देखने जा रहे हैं? ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। देखिए, ये मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल फील्ड, फील्ड पहले से है। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q इस फील्ड में इधर चल रहा है v वेलोसिटी से। v क्या हो जाएगा उसका? वेलोसिटी वेक्टर। फील्ड के साथ कितना एंगल बना के चल रहा है? थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है कल को, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, चार्ज क्या है इसका? Q, वेलोसिटी कितना है? v, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B। तो इस पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है Q V क्रॉस B। कितना होता है? Q V क्रॉस B। चार्ज जो है ना, विथ साइन रखना है। क्यों? नेगेटिव होगा अगर मान लो तो माइनस रखना पड़ेगा, और माइनस कभी कभी सीक्वेंस को बदल देगा। V क्रॉस B को क्या कर देगा? B क्रॉस V, है ना। तो वो ध्यान रखना होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या हो गया? F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, है ना। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। हम ओनली इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो A क्रॉस B को क्या लिख सकते हैं? AB साइन थीटा। ऐसे V क्रॉस B को क्या लिख सकते हैं? VB साइन थीटा। तो रिजल्ट बताओ क्या हो जाएगा? QVB। इसमें जो साइन थीटा में थीटा है ये क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। अच्छा बताओ, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? QVB हो जाएगा, साइन 91 बन जाएगा ना। थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो तो माइनस, किसने पढ़ाया?
साइन 180 जीरो होता है, कोस 180 होता है -1। साइन 180 क्या होता है? जीरो, कोस 180 होता है -1। किसने पढ़ा है इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ा है। मैंने तो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो ही बताया था 180 डिग्री पर भी। हो गया? छाप लिया क्या? देखिए, अब कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं हम कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, और एक फील्ड हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कब लगाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगाएगी? एकदम क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगता है? कब लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर? वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होगा, तो कब? रखे हुए पे लगेगा, चलते हुए पे लगेगा? दोनों पे लगेगा। रखे हुए पे भी लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स नहीं लगाए तो फिर कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही तो काम है फिजिक्स में, चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना। कब लगाना? हमेशा लगाना। कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आए और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बच जाए, ऐसा पॉसिबल? चांस ही नहीं है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर आएगा तो F=QE। अब चार्ज है, हम E है, मिलके QE बन गए। अरे Q और E मिलके क्या बन गया? QE। फोर्स तो लगेगा ना भाई। फील्ड अगर मान लो इस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक Q चार्ज पार्टिकल इस रूम के अंदर पहुंचता है, तो उस पर चार्ज है Q, फील्ड है E, QE तो लगेगा। कैसे जीरो हो सकता है? मान लो वो Q.E होता, क्या होता? मान लो Q जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती। Q क्या होती? चार्ज मान लो वेक्टर होता, फिर दोनों का मान लो वहां पे डॉट प्रोडक्ट होता, तो ऐसा कुछ सोच सकते थे कि यार डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री पे जीरो जाएगा। मान लो क्रॉस प्रोडक्ट होता, Q क्रॉस E जैसा कुछ होता, तो ऐसा बोल देंगे कि यार 0 डिग्री और 180 डिग्री पे जीरो जाएगा। अब चार्ज स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वेक्टर इंटू स्केलर फोर्स बन गया वेक्टर। जीरो कैसे ला सकते हैं? इसको ला ही नहीं सकते। दो ही कंडीशन में फोर्स जीरो हो सकता है, या तो आप चार्ज नहीं हो या वो फील्ड नहीं है, या तो Q नहीं हो या E नहीं हो। और मान लो E है, E है मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल आया उसके अंदर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 100% लगेगा। इस बात का दावा कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं।
अंगूठा लगा सकते हैं इस बात पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता ही लगता है। अब आते हैं मैग्नेटिक फोर्स पे। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता ही लगता है। इसका अंगूठा लगा सकते हो क्या कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ऐसे ही क्या मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? लग भी सकता है। और मान लो चार्ज रुका हुआ है तो, क्योंकि फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा, वी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो मतलब रेस्ट में रखा हुआ है। रखे हुए चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाती है क्या? किस पे लगाती? फिर मूविंग चार्ज पे। और स्टेट प्रिंसिपल यही तो था कि अगर लगना था तो फिर रखे हुए पे भी लगना था इलेक्ट्रिक फोर्स है तो। तभी तो उनको समझ में आया कि ये तीसरे टाइप का फोर्स है जो ओनली मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगता है। रखे हुए पे फोर्स लगाती है क्या मैग्नेटिक फील्ड? नहीं। चलते हुए चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी? पक्का लगाएगी। क्या मूविंग चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल है और मूव कर रहा है, तो अब अंगूठा लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही लगेगा? नहीं, अभी भी कोई श्योरिटी। मूवमेंट के बाद भी एक समस्या है, थीटा। मान लो v है लेकिन थीटा 0 डिग्री है, मतलब ये चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे पैरेलल मूव कर रहा होता, ये v यहां नहीं होके यहां होता तो फोर्स 0 हो जाता। ऑपोजिट मूव कर रहा होता 180 डिग्री पे तो भी फोर्स। तो मूवमेंट के बाद भी गारंटी नहीं दे सकते कि मैग्नेटिक फोर्स लग ही जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? हमेशा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ही लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल आएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स से नहीं बच सकता, इलेक्ट्रिक फोर्स लगने ही लगना है। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स से बच सकता है क्या? बोले हाँ बच सकता है। कितने तरीके? बोले बहुत सारे तरीके। 3 तरीके तो है ही है मिनिमम। या तो चुपचाप बैठे रहो तो नहीं लगेगा, मोमेंट अगर नहीं होगी, वेलोसिटी 0 है तो क्यू वी भी साइन थीटा कैसे लग जाएगा? v 0 है तो। चाहे चार्ज है चाहे फील्ड है, वेलोसिटी नहीं है, 0 है, तो फोर्स कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। तो या तो चुपचाप बैठे रहो तो नहीं लगेगा, या जिधर फील्ड है उधर ही चलो तो भी नहीं लगेगा। चलना है तो फिर किधर चलो? फील्ड के डायरेक्शन में। तीसरा ऑप्शन है कि फील्ड के ऑपोजिट चलो तो भी नहीं लगेगा। 0 डिग्री का एंगल बनाओ, 180 डिग्री का एंगल बनाओ, या मत चलो, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब आप मूवमेंट भी दिखा रहे हो फील्ड के अंदर और आपकी मूवमेंट जो है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ के किसी और एंगल पे है, तो फिर तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, फिर लगेगा। ये समझ में आई बात की नहीं है? तो कोई अगर आपसे बोले कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी 0, इलेक्ट्रिक फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी 0, नेवर भी 0, हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? तो ट्रू फॉल्स में अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? गलत। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी 0 हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है। 0 नहीं हो सकता क्या? मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज नॉन 0, ये फॉल्स है। हमेशा नॉन 0 होगा क्या? मे बी नॉन 0। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, वो फोर्स लग भी सकता है। और हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स का दावा हम कर सकते हैं, वो विश्वास पात्र व्यक्ति है कि वो लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो बहुत बढ़िया है। और वो है भी बहुत आसान। पॉजिटिव चार्ज पे किधर लगेगा? फील्ड के डायरेक्शन में। नेगेटिव पे किधर लगेगा? फील्ड के ऑपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाती है? अपनी डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगी? अपनी डायरेक्शन के। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, छाप लिया था ना ये। मैग्नेटिक फोर्स का जो रिजल्ट आपने देखा वेक्टर फॉर्म, वो आपने देखा क्यू वी क्रॉस बी। और वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट है कि जिन दोनों वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और प्रोडक्ट करने के बाद में आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होती है।
मान लो आपने ए क्रॉस बी किया और आपको क्या मिला सी, तो सी इज परपेंडिकुलर टू ए, सी इज परपेंडिकुलर टू बी। वेक्टर का रूल ही है कि दो क्वांटिटी मान लो एक यहाँ है एक यहाँ है, उन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो उस प्लेन के ही क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ये जानते हैं आप, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स। तो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है किसका, वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और जो वेक्टर मिल रहा है वो कौन है, फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, वेलोसिटी के। और दूसरी कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, और जब दो फिजिकल क्वांटिटी परपेंडिकुलर होती है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या मिलता है, तो एफ डॉट वी क्या मिलेगा, 0, और एफ डॉट बी भी क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा। कभी कभी क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे देते हैं, क्या दे देते हैं कि एक रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप टेस्ला है, और पूछते हैं कि नीचे जो चार ऑप्शन डले हैं इन चार ऑप्शन में से कौन सा चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है। अब होता क्या है, चार ऑप्शन डाल दिए जाते हैं, वो भी आई जे के में डाल दिए जाते हैं कि उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा मैग्नेटिक फोर्स है। अब मैग्नेटिक फोर्स सुनते ही हमारा दिमाग चल रहा होता है कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले पे, किस पे, क्यू वी बी साइन थीटा पे। अब हमको ऐसा लग रहा होता है डेटा इनसफिशिएंट कि यार कुछ तो देना भूल गए, कुछ तो मिसप्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि यार यहां पे मैग्नेटिक फील्ड दिया, क्यू वी बी साइन थीटा मेरा फॉर्मूला है, और मुझे दिया क्या गया, ओनली बी। ना मेरे पास वेलोसिटी है, ना मेरे पास चार्ज है, चार्ज पार्टिकल का नाम भी नहीं बोलते वो कि प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन है कि आप उसका कुछ चार्ज रख सको, कुछ नहीं बोलते। और सीधे डायरेक्ट क्या पूछ लिया, मैग्नेटिक फोर्स, तो वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, वो क्यूवी भी साइन थीटा का क्वेश्चन है ही नहीं, वो क्वेश्चन यहां का है। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा, और परपेंडिकुलर आएगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। अब आपको जो फील्ड दे रखी है उस फील्ड का आपको डॉट प्रोडक्ट करके देखना है किसके साथ, चारों ऑप्शंस के साथ। जो ऑप्शन डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 देगा वही ऑप्शन आपका आंसर है, वही फोर्स हो सकता है। क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फोर्स निकलेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर निकलेगा, और परपेंडिकुलर निकलेगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो वो क्वेश्चन जो है ना वो मैग्नेटिज्म के साथ साथ वेक्टर का भी हो जाता है। उसमें केवल ये नहीं है कि आपको वैल्यू ही निकालना है वी बी साइन थीटा, कुछ नहीं करना होता, उसमें डॉट प्रोडक्ट करके देखना है, जो 0 आंसर देगा वो आपका आंसर है। जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 आया वही आपका आंसर। आया समझ में कि नहीं आया, छापिए, इधर वाला भट छापिए। हो गया भी। एक लास्ट पॉइंट, ये तो इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है मैंने आपको बता ही दिया, डॉट प्रोडक्ट करके देखना। इस पे थ्योरी पूछी जाती है। क्या थ्योरी पूछी जाती है वो मैं समझाता हूं। एफ डॉट वी इक्वल टू 0, एफ डॉट वी इक्वल टू 0 का क्या मतलब है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए होता क्या है
कि फिजिक्स में फोर्स का काम क्या है। फोर्स का क्या काम है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। F इक्वल टू m है, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। और एक्सेलरेशन का काम क्या है? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को चेंज करना। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको तीन तरीके से चेंज किया जा सकता है, ओनली इन मैग्नीट्यूड, ओनली इन डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मान लो एक पार्टिकल है, एक व्यक्ति उधर से उस दीवार की तरफ से दौड़ता हुआ इस दीवार की तरफ जा रहा है, ठीक है, उधर से दौड़ते हुए आ रहा है। अब मैंने आपको बोला कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक पार्टिकल उधर से चल के इधर आ रहा है, और आपको बोला गया कि आपको इसकी वेलोसिटी का ओनली मैग्नीट्यूड चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, मान लो मुझे आपने बोला कि सर केवल इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलना है, डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, वो जब उधर से दौड़ते हुए मेरे पास से जब निकल जाएगा इधर, तो मैं उसको इधर से फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। तो इधर से धक्का देंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, या फिर इधर सामने से दे दो तो थोड़ा स्लो कर दो, दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो मान लो मुझे मैग्नीट्यूड बदलना है तो मुझे फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में या वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ऐसे फोर्स जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगते हैं या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, वो वेलोसिटी का ओनली मैग्नीट्यूड चेंज कर पाते हैं, डायरेक्शन नहीं। अगली बार आपने बोला कि सर अगली बार आपको केवल डायरेक्शन बदलना है, ये ना तो फास्ट होना चाहिए ना स्लो होना चाहिए। तो वो इधर से चलते हुए आ रहा था तो मैंने इधर धक्का दे दिया उसको, मतलब वेलोसिटी के कहां लगा दिया फोर्स, परपेंडिकुलर। वेलोसिटी के 90 डिग्री पे जो भी फोर्स लगेगा वो पार्टिकल को ओनली घुमा सकता है, घुमा सकता है मतलब वो 5 मीटर पर सेकंड से चलते चलते यहां तक आएगा, मैंने जैसे ही फोर्स लगाया वो ऐसे घूम जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से, मैग्नीट्यूड चेंज। वो फोर्स फिजिक्स में वो सारे फोर्स जो वेलोसिटी के कहां लगते हैं, परपेंडिकुलर लगते हैं, वो कभी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते, ओनली क्या चेंज करते हैं। और अगर दोनों चीजें चेंज करना है तो फोर्स मुझे ना इधर लगाना है ना इधर लगाना, मैं इधर लगाऊंगा, ऐसे धक्का दूंगा इधर। तो फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और एक वेलोसिटी के पैरेलल वाला मैग्नीट्यूड बदलेगा, परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन, और मैं दोनों चीजें बदल सकता हूं फिर। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स क्या बदलता है, ओनली डायरेक्शन। पैरेलल लगने वाला क्या बदलता है, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और बीच में कहीं लगा दिया ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर, तो दोनों चीजें बदल सकती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अब मैग्नेटिक फोर्स के बारे में अभी हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फोर्स हमने क्या देखा अभी जस्ट आप लोगों ने, वो परपेंडिकुलर लगता है किसके, तो परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स क्या नहीं बदल सकते, मैग्नीट्यूड। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को फिजिक्स में स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का फिजिक्स में नाम क्या है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, मतलब स्पीड चेंज नहीं कर सकता। डायरेक्शन चेंज कर पाएगा ओनली मैग्नेटिक फोर्स, स्पीड को चेंज। कोई चार्ज पार्टिकल मान लो 5 मीटर पर सेकंड से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर किया तो वो हमेशा 5 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा, वो 5 ना 6 हो सकता ना 4, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के कहां लगता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करते, ओनली क्या चेंज करते हैं, डायरेक्शन। तो भैया ये स्पीड नहीं बदल सकता। अब एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, उसमें v क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी नहीं है, v क्या है। अगर स्पीड चेंज नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं करेगा। मान लो मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को नहीं बदल सकता तो काइनेटिक एनर्जी को भी नहीं बदल सकता। फिर WP में हेडिंग पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें ऐसा पढ़ते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं आएगा तो वर्क डन नहीं आएगा। भाई हम किसी भी बॉडी पे वर्क करने के लिए क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और ये एक ऐसा फोर्स है जो वर्क ही नहीं करता, इसका वर्क डन हमेशा क्या होता है। इसी वैरायटी का एक फोर्स आप सर्कुलर मोशन में भी पढ़ोगे जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, सेंटर की तरफ, और वेलोसिटी किधर होती है पार्टिकल की, टेंजेंट। तो उन दोनों में भी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। सेंट्रीपिटल भी ऐसे ही फोर्स है बिल्कुल एकदम, वो भी ओनली डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज, स्पीड चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज। और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा तो वर्क डन कितना होगा। तो आप लोगों की तरह निकम्मा फोर्स है ये कौन, मैग्नेटिक फोर्स।
मैग्नेटिक फोर्स इज अ निकम्मा फोर्स। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स अगर पूछे तो क्या टिक करके आओगे? जीरो। अब एक हेडिंग आप पढ़ते हो पावर, पावर का जो डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ वर्क डन, कि किस रेट से आप वर्क कर रहे हो। ये तो कर ही नहीं रहा, ये तो वर्क ही नहीं कर रहा, तो इसका पावर भी क्या आएगा? जीरो। पावर जनरेटेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स या पावर जनरेटेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, जीरो। मैग्नेटिक फोर्स पावर जनरेट नहीं करता, वर्क नहीं करता, कैसा है? नकारा, निकम्मा। वर्क डन बस यही है जो याद रखना आपको। हालांकि डायरेक्ट भी सोच सकते हो आप, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो एफ डॉट वी आपने क्या बोला था? जीरो बोला था, और एफ डॉट वी तो पावर है। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ही क्या है? पावर, मतलब पावर जीरो है। पावर जीरो मतलब वर्क डन जीरो। वर्क डन जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड चेंज नहीं हो रहा है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो याद क्या रखना है? मैग्नेटिक फोर्स इज अ निकम्मा फोर्स। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, पावर जनरेटेड बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। ये लिख के रख लीजिए, इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं।